दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कौन सी जगह से अपनी कहानी को देखते हैं। दोस्तों आज के 167वें एपिसोड में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर के ऊपर लगातार वीणा से हमले हो रहे थे, लेकिन समर पर उसका कोई असर नहीं था। समर ने उस सामने वाली औरत से कहा था कि उसमें आखिरकार कितनी ताकत है, वो कितनी ताकत आजमाएगी। तभी समर की बात सुनकर मोहक महिला को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो उस पर और अधिक स्पिरिचुअल हमले कर दे, ताकि वो उसका स्पिरिचुअल एनर्जी का अधिक इस्तेमाल करके मन को स्ट्रोंग कर सके। मोहक महिला गुस्से में थी। उसने समर जैसा कोई व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा, जो बार बार उसे सबसे घातक हमले करने के लिए उकसा रहा था। मोहक महिला ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, साले, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? चलो मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखाती हूँ। यह कहने के बाद मोहक महिला हमले के लिए तैयार होकर चिल्लाकर बोली, 5 रंगों वाला पवित्र फूल खिलो। और जैसे ही उसने ऑर्डर दिया, उसकी 10 उंगलियां वीणा के तारों से खींचने लगी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने एक 5 रंगों वाला पवित्र फूल बना दिया, जो समर के मस्तिष्क में प्रस्फुटित हो गया और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को निगलना शुरू कर दिया। समर का चेहरा फीका पड़ गया था, क्योंकि उसके मस्तिष्क में चुभन जैसा दर्द हो रहा था। समर दर्द से आह भरकर बोला, अरे अरे नहीं, मैं इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी छीनने नहीं दे सकता। समर ने दर्द को दबाने का प्रयास किया और अपनी 2 धारी सर्पिल तरंग के साथ मोहक महिला पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उन्मुक्त करके एक तेज लहर में इकट्ठा किया और चिल्लाकर बोला, 2 धारी सर्पिल तरंग। तभी उस मोहक महिला ने खिलखिलाकर हंसकर कहा, तुम्हारे स्पिरिचुअल हमले बड़े कमजोर है, चुपचाप हार मान लो, तुम्हें मुझे खाने दो। ये कहकर मोहक महिला ने चिल्लाकर कहा, 5 रंग का पवित्र फूल। और ये कहते हुए मोहक महिला ने अपने होठ खोले और समर के सर्पिल 2 धारी लहर की सहजता को निगल लिया। मोहक महिला ने आनंद लेकर कहा, आह, इतनी स्वादिष्ट स्पिरिचुअल एनर्जी, ये स्वर्गीय आत्म लेवल के उस पावर ग्रह से आने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी से भी अधिक प्योर है। वहीं समर सदमे में पीला पड़ गया था। उसके इस सबसे प्रबल स्पिरिचुअल प्रहार का भी उस मोहक महिला पर कोई असर नहीं हुआ। तभी मोहक महिला ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब तुम एक अच्छी मौत मर सकते हो, ये जानते हुए कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो। ये कहते हुए उसने अपनी एनर्जी को ऑर्डर देकर कहा, पंचरंगी पवित्र फूल खा जाओ। और वो बेरहमी से मुस्कुरा गई। अचानक उसने अपना मुंह चौड़ा और चौड़ा खोल लिया। समर की स्पिरिचुअल एनर्जी को उन्मुक्ता से चूसने लगी, मानो कोई वेल पानी पी रही हो। समर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे लग रहा था कि उसकी जान लगातार निकल रही है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से कम होने लगी थी। इसी समय उसके मस्तिष्क के अंदर स्पिरिचुअल फ्यूटन धड़कने लगा और एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। स्पिरिचुअल फ्यूटन को आभास हो गया कि समर खतरे में है। वो अचानक काली रोशनी के एक काली चमक में बदल गया और उस मोहक महिला की तरफ बढ़ गया। तभी एक काली रोशनी ने तुरंत ही उस मोहक महिला को घेर लिया। मोहक महिला ने एक जोरदार चीख मारी, क्योंकि उसके चेहरे पर मोहकता की जगह भयंकर छा गया था। तभी समर ने आश्चर्य से देखा कि वो कैसे मोहक महिला 5 रंगों वाले पवित्र फूल में बदल गई। अंततः समर को एहसास हो गया कि वो मोहक महिला 5 रंगों वाले पवित्र फूल में रूपांतरित हुई थी। तभी मोहक महिला ने दीवार के पास विनती करके कहा, मुझे मत खाओ प्लीज। वो स्पिरिचुअल फ्यूटन को इस दुनिया का सबसे भयावह चीज की तरह देख रही थी, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल फ्यूटन में कोई भावनाएं नहीं दिखाई दी। दया तो दूर की बात, वो मोहक महिला उसमें लीन हो गई। ये सब देखकर समर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे इसने उसे आसानी से मार डाला। वहीं मोहक महिला के स्पिरिचुअल शरीर को निगलने के बाद स्पिरिचुअल फ्यूटर में से एक काली रोशनी फैला दी, जिस पर मंत्र निर्देशों की एक पंक्ति अंकित थी। समर ने एनर्जी देखकर खुशी से चिल्लाकर कहा, एक सीक्रेट स्पिरिचुअल तकनीक। समर को जल्दी ही पता चल गया कि एक गुप्त स्पिरिचुअल तकनीक शेर दहाड़ थी, जो एम्परर लेवल की सीक्रेट स्पिरिचुअल तकनीक थी,
जिसमें दहाड़ने की 9 अलग अलग लेवल की तकनीकें शामिल थी। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को संचालित किया और शेर दहाड़ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और समझ के कारण उसे पहली दहाड़, आसमान हिला देने वाली दहाड़ सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब समर ने शेर दहाड़ तकनीक की पहली स्टेज में महारत हासिल कर ली, तो स्पिरिचुअल फ्यूजन उसके मस्तिष्क की गहराई में लौट गया। वहीं जैसे ही मोहक महिला मर गई, भ्रम दूर हो गया और बाकी सभी लोग उससे जागने लगे। अंततः दिव्यांशु, निष्का, रुपेश, रमेश और बाकी सब लोगों को होश आ गया। पहले का दृश्य याद करके सभी के चेहरे का भय झलकने लगा। हालांकि वे सभी आत्म एम्पर लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर थे, फिर भी उनमें प्रबल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। बेशक उस ग्रुप को जरा भी अंदाजा नहीं था कि समर ने उस महिला को मारा है, बल्कि वे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी उनके सामने एक 5 रंगों वाला पवित्र फूल प्रकट हुआ। हालांकि 5 रंगों वाला पवित्र फूल मुरझा गया था, सिर्फ जिंदा था, पहले जैसा कुछ भी नहीं। जो कोई मोहक महिला इस 5 रंगों वाले पवित्र फूल में रूपांतरित हुई थी, इसलिए उसकी मौत के साथ ही फूल की स्पिरिचुअल एनर्जी का भी खात्मा हो गया। तभी निष्का ने हैरान होकर कहा, 5 रंगों वाला पवित्र फूल, एम्परर लेवल का फूल, ये कैसे हो सकता है? जिन लोगों ने निष्का की बात सुनी, वे सदमे में विस्मय से भर गए। 5 रंगों वाले पवित्र फूल के बारे में सभी जानते थे। ये फूल अपनी क्रूरता और निर्दयता के साथ भ्रम पैदा करने की क्षमता रखता था। पचरंगी पवित्र फूल, जो मोहक मानव का रूप धारण कर सकता था और आत्म साधकों की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी निगल चुका था। तभी निष्का ने मुरझाए हुए पचरंगी पवित्र फूल की ओर इशारा करके दृढ़ता से दावा करके कहा, ये 5 रंगों वाला फूल मेरा है। इसके लिए कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत मत करना। पवित्र फूलों की दृष्टि में पचरंगी पवित्र फूल एम्परर लेवल का फूल था। हालांकि अब मुरझा गया था, फिर भी थोड़े से सुधार के साथ ये किसी भी आत्म साधक की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा सकता था। तभी दिवांशु ने उसकी बात सुनकर चिढ़कर कहा, निष्का, आप कौन होती हैं ये कहने वाले कि आपका है? मैं तो कहूंगा कि सभी खोजकर्ता इसके हिस्सेदार होंगे। दिव्यांशु इस पवित्र फूल को पाने के लिए अड़ गया। दिव्यांशु अकेला नहीं था, रमेश और रुपेश भी उसे पाने के लिए आगे बढ़ने लगे। दूसरों द्वारा शुरू की गई लड़ाई को देखकर समर ठंडी हंसी हंसने लगा। समर वो व्यक्ति था जिसने मोहक महिला का नाश किया था, इसलिए मुरझाया हुआ पचरंगी पवित्र फूल उसी का होना चाहिए था। इसलिए समर ने ठंडी हंसी के साथ सभी से कहा, तुम लोगों के लिए ये लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये 5 रंगों वाला पवित्र फूल तो मेरा है। समर का दावा सुनकर निष्का के चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। उसकी योग्यता उत्कृष्ट थी। निष्का ने जोर से हंसकर कहा, समर, ये मत सोचना कि तुम सिर्फ इसलिए अजय हो क्योंकि तुमने रुपेश को हरा दिया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे खिलाफ न जाओ। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, ये 5 रंगों वाला पवित्र फूल तो मेरा ही है। उसकी धमकी सुनकर समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम्म, सिर्फ इसलिए कि तुम बर्फ जेट की संत हो, तुम सोचती हो कि तुम बाकी से श्रेष्ठ हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही वो इंसान हूं जिसने उस मोहक महिला को मारा था, तुम सभी को भ्रम से मुक्त किया। इसलिए 5 रंगों वाला पवित्र फूल सही मायने में मेरा होना चाहिए। समर की सच बताने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन निष्का का अहंकार उसे परेशान कर रहा था। उसकी बात को सुनकर निष्का ने अविश्वास में सिर हिलाकर कहा, समर, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। मैं इसे किसी भी नजरिए से देखूं, तभी तुम्हारे पास उस महिला को मारने के लिए आवश्यक तकनीक और ताकत नहीं। वहीं निष्का की तरह ही पवित्र फूल चाहने वाले दूसरे लोगों को भी समर पर यकीन नहीं हुआ। तभी समर ने लापरवाही से आगे बढ़कर कहा, ये ठीक है, तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब जब हम सभी 5 रंगों वाले पवित्र फूल को चाहते हैं, तो इसके लिए लड़ने को तैयार हो जाओ। चलो फाइट शुरू करते हैं। उसकी बात सुनकर रुपेश ने हंसकर कहा, समर, चुपचाप पीछे हट जाओ। ये पवित्र फूल तुम्हारी क्षमता से परे है। लेकिन समर ने उसको पूरी तरह से अनसुना करके कहा, दफा हो जाओ यहां से। समर ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बुलाया और रुपेश पर अपने शब्द उगल दिए। ये शब्द स्पिरिचुअल तूफान में बदल गए और रुपेश के मस्तिष्क में घुस गए। समर ने कुछ समय पहले ही शेर दहाड़ तकनीक की पहली आसमान हिला देने वाली तकनीक सीखी थी। उसका हमला होते ही रुपेश अपने सिर को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें हवा में गूंजने लगी। रुपेश का यह हाल देखकर सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि समर ने कोई हमला भी नहीं किया,
बल्कि सिर्फ शब्दों से ही आसानी से उसे जमीन पर गिरा दिया। तब निष्का ने दिवांशु को वार्निंग देकर कहा, समर की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत पावरफुल है, उसके स्पिरिचुअल हमलों से सावधान रहो। वो समझ गई थी। हालांकि शेर दहाड़ प्रभावशाली था, लेकिन समर अपनी सीमित स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण उसे केवल एक बार इस्तेमाल कर सकता था। वही रुपेश से निपटने के बाद जैसे ही समर आगे बढ़ा, तभी दिवांशु, निष्का और रमेश ने जल्दी से अपने स्पिरिचुअल हथियार निकाल लिए। वो जानते थे कि समर उनके लिए बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने पहले उसे एक साथ मारने और फिर पवित्र फूल को आपस में बांटने का फैसला किया। तभी उनको समर के खिलाफ एक साथ इकट्ठा होकर स्वाति और निशा ने मदद की पेशकश की, लेकिन समर ने तुरंत हाथ हिलाकर उन्हें मना कर दिया। तभी दिवांशु ने गुर्रा कर कहा, फायर स्पिरिचुअल तलवार तकनीक, और उसने अपनी तलवार को समर की तरफ घुमा दिया। तभी निष्का ने भी अपनी बर्फ की तलवार को लहरा दिया और जो एक विशाल बर्फ के पहाड़ में बदल गई। तभी रमेश ने अपना ताबीज निकाला, चमकदार लाल लपटें उठा दी और वह समर पर उसके पीठ पीछे से हमला करने के लिए लाल लपटों को कंट्रोल कर रहा था। रमेश दिल से दुष्ट था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि समर आग के हमलों से पूरी तरह इम्यून था। तभी समर ड्रैगन 1000 स्टेप्स तकनीक का इस्तेमाल करके दिव्यांशी और निष्का के हमलों से बच गया और उसने रमेश की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसने उन लपटों को पकड़ लिया जो रमेश बाहर फेंक रहा था। बेरहमी से हंसने लगा। इन लपटों का तापमान केवल 1000 सेल्सियस था, जबकि उसके शरीर में सुनहरी लपटों का तापमान 5000 सेल्सियस था। इसलिए समर ने आसानी से लपटों से खेलकर मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारी ये लपटें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती दोस्त। और यह कहकर समर ने अचानक अपने हाथ में पकड़े आग को वापस रमेश पर फेंक दिया। लाल लपटें इतनी तेज थी कि रमेश के कपड़े जला रही थी, जिससे उसके सिर पर एक भयानक गंजापन आ गया। रमेश ने चीख कर जल्दी से आग बुझाई, इससे पहले कि उसका शरीर जल जाता। कुछ ही क्षणों में 4 में से 2 यंग मास्टर रमेश और रुपेश को समर द्वारा गिरा दिया गया। इसके बाद समर दिवांशु की तरफ बढ़ा और उसका मुकाबला करने लगा। उनके पीछे खड़ी निष्का एक दुष्ट औरत थी। ये देखकर कि समर उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसके मन में एक बुरा विचार आ गया। जब दिवांशु और समर में भयंकर फाइट चल रही थी, निष्का मौका पाते ही अचानक स्वाति के पास दौड़ी और उसे पकड़ लिया। फिर उसने अपनी तलवार स्वाति की गर्दन पर रख दी। स्वाति की गर्दन पर तलवार रखने के बाद निष्का ने ठंडे स्वर में समर को धमकी देकर कहा, समर, मैंने स्वाति को पकड़ लिया। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें 5 रंगों वाले पवित्र फूल के लिए फाइट करनी छोड़नी होगी और तुरंत यहाँ से जाना होगा। निष्का जानती थी कि स्वाति स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर है और उसे बंधक बनाने से वांछित प्रभाव पड़ेगा। निष्का की धमकी सुनकर समर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि निष्का इतनी नीच होगी। समर ने बोहें चढ़ाकर नाराजगी भरे स्वर में कहा, स्वाति को रिहा कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं 5 रंगों वाला पवित्र फूल नहीं लूंगा। 5 रंगों वाला पवित्र फूल कीमती था, लेकिन स्वाति उससे भी ज्यादा मूल्यवान थी। स्वाति को बचाने के लिए समर को अस्थायी रूप से फूल को त्यागना पड़ा। वहीं स्वाति उस समय भावुक हो गई जब समर ने उसके लिए फूल को त्यागने का वादा किया। वहीं इसके बाद समर ने बिना देरी किए चट्टान से नीचे चलने के लिए मुड़ गया। समर ने जाने से पहले निष्का से कहा, निष्का, मैं अभी पहाड़ से उतर रहा हूं, तुम्हें भी स्वाति को रिहा करना होगा। समर की बात सुनते ही निष्का ने स्वाति की गर्दन से लंबी तलवार हटाकर कहा, मिस स्वाति, समर आपके प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा है, अब आप पहाड़ से उतर सकती हैं। वहीं स्वाति ने गुस्से में निष्का पर बुरी नजर डाली। वो जानती थी कि वो निष्का का सामना तो बिल्कुल नहीं कर सकती, इसलिए वो ड्रैगन किंग और निशा को अपने साथ लेकर चुपचाप पहाड़ से नीचे उतर गई। स्वाति के नीचे उतरते ही समर की तरफ देखकर उदास आवाज में उसने कहा, समर, तुम्हें मेरे बचाव में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें निष्का को मारना चाहिए था, 5 रंगों वाला पवित्र फूल भी लेना चाहिए था। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुरा कर कहा, 5 रंगों वाला पवित्र फूल इंपॉर्टेंट था, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो स्वाति। तभी निशा ने उनके बीच में बोलकर कहा, समर, अब जबकि डायरेक्टर स्वाति हमारे पास आ गई, तो क्या अब हमें 5 रंगों वाले पवित्र फूल के लिए लड़ने के लिए वापस नहीं जाना चाहिए? समर ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे पहाड़ पर खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैं अभी और चुपचाप नीचे चला आया। मैं जानता हूं कि अवसरों से भरी जगह सबसे बड़े खतरों से भी भरी होती है। वहीं उधर समर के पहाड़ से नीचे चले जाने के बाद
दिवांशी और निष्का के बीच 5 रंगों वाले पवित्र फूल के लिए भयंकर फाइट शुरू हो गई। उसी समय उधर पहाड़ी पर लगभग 1000 मीटर ऊपर चारों सेक्ट के सेक्ट मास्टर, तलवार किंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर दामोदर, बर्फ किंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर नैना, जानवर किंग सेक्ट के मास्टर धीरज और ताबीज किंग सेक्ट के रफीक गोल्डन प्रकाश तलवार के लिए लड़ रहे थे। चारों सेक्ट मास्टर आत्म एम्पर किंगडम लेवल के फाइटर थे और उनके घुसे का फोर्स 5000 किलोग्राम से अधिक था। तभी अचानक पहाड़ से एक बर्फ से सफेद उंगली निकली। वो उंगली बड़ी प्योर और साफ थी, मानो सफेद रोशनी बिखेर रही हो। बर्फ से सफेद उंगली में गोल्डन प्रकाश तलवार की तरफ इशारा किया और एम्पर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार वो प्रकाश उंगली की तरफ उड़ गया। चारों सेक्ट के सेक्ट मास्टरों ने अपनी फोर्स एकत्रित की और सफेद उंगली पर हमला बोल दिया। चार आत्म एम्पर किंगडम के फाइटर का संयुक्त बल 20,000 किलोग्राम था। 20,000 किलोग्राम की फोर्स सफेद उंगली पर टूटी। सफेद उंगली तो सुरक्षित रही, लेकिन आसपास की चट्टाने में ब्लैक होल बन गया। तभी टूटे हुए पहाड़ के नीचे से एक आकर्षक कुरकुरी सी हंसी सुनाई दी और आवाज ने हंसकर कहा, मैं आखिरकार बाहर आ गई। हंसी की आवाज के साथ सफेद ड्रेस में एक महिला गड्ढे से बाहर निकली। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा आकाश बर्फ के हिम कमल जैसी थी। उसकी पतली चमकदार आंखें रहस्यमय प्रकाश बिखरते काले रत्नों के जैसी। करीब से देखने पर पता चला कि उसकी आंखों में तारा घूम रहा था। उस औरत को देखते ही समर भयभीत हो गया, क्योंकि उसने स्वर्गीय अमर मंत्र की प्रैक्टिस की थी और वो जानता था कि जिन लोगों की आंखों में तारे घूमते हैं वो ज्यादातर संत या अमर होते हैं। तभी उस सफेद कपड़ों वाली औरत ने चिल्लाकर वहां मौजूद सभी लोगों को धमकी देकर, मैं तुम लोगों को यहां से बाहर जाने के लिए 3 सेकंड का समय देती हूँ। 3 सेकंड में यहां से चले जाओ, वरना मुझे दोष मत देना। उसकी धमकी को सुनकर चारों सेक्ट मास्टरों के भाव बदल गए। आत्म एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर होने के नाते उन्हें जाने के लिए कहे जाने पर उनका गुस्सा तो आना ही था। दामोदर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, यह ड्रैगन टाइगर माउंटेन है, हमें यहां से जाने के लिए कहने वाली तुम कौन होती हो? सफेद ड्रेस वाले महिला ने कहा, तुम मेरी पहचान जानने के लायक नहीं। मैं आखिरी बार कह रही हूं, यहां से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए उसने अधीरता से अपना दाहिना हाथ ऐसे हिलाया जैसे किसी मक्खी को भगा रही हो। लेकिन दामोदर ऐसे नहीं जाने वाला था, क्योंकि वो गोल्डन प्रकाश तलवार चाहता था। दामोदर ने एक स्ट्रॉन्ग सार जारी किया और सफेद महिला की तरफ अपनी लंबी तलवार घुमा दी। तलवार ने आकाश को फाड़ डाला, लेकिन सफेद कपड़ों वाली महिला ने दामोदर के हमले पर एक नजर भी नहीं डाली। सफेद कपड़े पहने महिला ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जो बिल्कुल शुद्ध और क्रिस्टल की तरह चमकीला था। उसने अपनी हथेली को बिजली की तरह आगे बढ़ाया, दामोदर की लंबी तलवार को तुरंत तोड़ दिया। हथेली के प्रहार से उत्पन्न जबरदस्त पावर ने दामोदर के शरीर पर प्रहार किया और उसे बेहोश करते हुए पहाड़ के नीचे गिरा दिया। आसपास के सभी लोग ये दृश्य देखकर भयभीत थे। तलवार किंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर को एक हथेली के प्रहार से बेहोश कर दिया गया। वहीं समर भी हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। दामोदर एक आत्म एम्परर किंगडम लेवल का फाइटर था, जो समर से भी ज्यादा पावरफुल था, और अब किसी ने उसे एक बार में बेहोश कर दिया। वहीं सफेद कपड़ों वाली महिला ने वहीं सिकोड़ दी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई थी जब उसने देखा कि नैना, धीरज, रफीक अभी भी वहीं पर है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जो एक क्रिस्टल का स्पेस्ड विशाल हथेली में बदल गया, और उसने अपना हाथ उन सभी की तरफ घुमा दिया। सभी बेहोश होकर पहाड़ की तलहटी में गिर गए। आत्म साधकों के लिए द्वितीय आत्म एम्परर किंगडम लेवल के किंगडम सफेद ड्रेस वाले महिला की आंखों में बस कमजोर मक्खियों के बराबर थे। वहीं उसकी ताकत देखकर आसपास के लोग डर के मारे कांपने लगे। वो सभी हैरानी से आपस में बातें करने लगे थे। तभी भीड़ में खड़े एक लड़के ने कहा, क्या क्या चारों सेक्ट के सेक्ट मास्टर बेहोश हो गए? उसके पास खड़े लड़के ने कहा, अरे ये सफेद ड्रेस वाली महिला तो बड़ी पावरफुल है। एक और लड़के ने हैरानी भरी आवाज में कहा, अरे भाई, ये सफेद ड्रेस वाली औरत है कौन? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, और वो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? पहाड़ की तलहटी पर खड़े सभी लोग आश्चर्य से बातें कर रहे थे। उस महिला की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले
किसी ने उस सफेद ड्रेस वाली महिला को नहीं देखा था, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कौन थी। वहीं समर ने जब 4 बेहोश सेक्टरों को देखा तो मन ही मन वो खुश हो रहा था कि वो पहले ही पहाड़ी से नीचे उतर गया, नहीं तो वो भी बेहोश हो जाता। आसपास के लोग उन 4 सेक्ट के फॉलोअर्स थे। अपने मास्टर को बेहोश होने के कारण वो पहाड़ की तलहटी में भी रुके रहे और ऊपर जाने का साहस नहीं कर पाए। तभी सफेद कपड़ों वाली महिला ने ठंडे भाव से पहाड़ की तलहटी में खड़ी लोगों को घमंड से देखकर ठंडे स्वर में कहा, जल्दी यहां से बाहर निकल जाओ, बाहर। इस शब्द ने इतना प्रेशर दिया कि उसके प्रेशर से कुछ लोग तो बेहोश ही हो गए। उसने एक उंगली भी नहीं उठाई, लेकिन उसके एक ही शब्द से इतने आत्मसाधकों को घायल कर दिया। आत्मसाधकों के चेहरे पर भय छा गया था। वे अपने सेक्ट मास्टरों को उठाकर तुरंत भाग गए। हालांकि ड्रैगन टाइगर माउंटेन में खजाने इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनकी जिंदगी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती थी। तभी उस सफेद ड्रेस वाली महिला ने अहंकार पूर्वक आकाश की तरफ देखकर कहा, अब से ड्रैगन पर्वत मेरा है, किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। यह आकाश को खुली चुनौती थी। ड्रैगन टाइगर पर्वत एंशियंट काल में देवताओं के बीच फेमस था, जहां महान ऋषि मुनियों और यहाँ तक कि दिव्य एम्परर ने भी अपना दरबार लगाया था। समर को लग रहा था कि ये सबसे घमंडी है, लेकिन यह महिला और भी घमंडी थी। सफेद कपड़ों वाली महिला के उत्तेजक शब्दों पर अचानक आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट तेज आवाज सुनाई दी। यह लाल बिजली का एक बोल्ट था, जो आकाश को चीरता हुआ भयानक बल के साथ महिला पर टूट पड़ा। बिजली को देखकर सफेद ड्रेस वाली महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सिर्फ इतनी सी पावर। उसने अपने दाहिने हथेली को ऊपर उठाया और एक विशाल हथेली में बदल दिया। उसने अपनी हथेली बिजली पर पटकी और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। पहाड़ की तलहटी में यह दृश्य देखकर समर तंग रह गया। वो जानता था कि बिजली प्रकृति की सबसे पावरफुल एलिमेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, और उस महिला ने उसे भी तोड़ दिया। वहीं प्रकृति भी उस महिला पर गुस्से हो गई। उस पर कई दर्जन बिजली के बोल्ट गिरा दिए, लेकिन दर्जनों बिजली के बोल्टों का सामना करके भी महिला अहंकारी आभा के साथ निडर खड़ी रही। उसने फिर से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और सभी बिजली के बोल्टों को टुकड़ों में तोड़ दिया। तभी पहाड़ की तलहटी में समर ने टूटे हुए बिजली के बोल्टों को अपनी तरफ आते देखा। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी फायर ड्रैगन की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, जूनियर भागो मत, बिजली के टुकड़ों को सोखने के लिए अपना बिजली रथ निकालो। और उसकी बात सुनते ही समर ने प्रसन्न होते ही बिजली रत्न को बाहर निकाल लिया और थंडर लाइटनिंग टेक्निक्स को प्रसारित करके टूटे हुए बिजली के टुकड़ों को रत्न में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे रत्न की पावर बढ़ जाए। तभी सफेद ड्रेस वाली महिला ने एक पल के लिए समर की तरफ देखा और फिर अपना ध्यान आसमान की तरफ लगा दिया। समर उस नजर से भयभीत हो गया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि महिला का सारा ध्यान प्रकृति की पावर्स पर केंद्रित था। तभी सफेद ड्रेस वाली महिला ने आकाश की तरफ देखकर अहंकार से कहा, धिक्कार है स्वर्ग, तुमने मुझे 5000 वर्षों तक दबा कर रखा। अब तुम मुझ पर गरज रहे हो, बिजली गिराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग का महल ढह गया है। अब तुम्हारे पास पर्याप्त पावर नहीं है। उसके शब्दों से आकाश में घने काले बादलों को अंधेरा आ गया। काले बादलों का एक काला वज्र कुंड था, जिसमें बिजली की अनगिनत चमक थी, और ये बिजली के बोल्ट पिछले लाल बिजली के बोल्टों से कहीं ज्यादा एनर्जी वाले थे। तभी ड्रैगन टाइगर पर्वत पर मौजूद सभी राक्षसी जानवर और चारों सेक्ट के अनुयायी काले वज्र कुंड के नीचे घुटने टेक कर कांपने लगे। वज्र कुंड गड़गड़ाहट और उसमें अकल्पनीय पावर थी। वज्र कुंड से हजारों बिजलियां गरजती हुई लहर निकली। आसमान प्रलय के दिन जैसा लग रहा था। तभी वो महिला जो अब तक शांत थी, उसके चेहरे पर भाव तेजी से बदल गए। वो हजारों बिजली के कड़कड़ाते तारों से नहीं, हालांकि वज्र कुंड से डर रही थी, जो दुनिया के निर्माण के बाद अपनी किस्म का पहला कुंड था। तभी अचानक 10,000 बिजली के बोल्ट महिला की तरफ टूट पड़े। इस बार महिला ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए, आकाश की तरफ एक रहस्यमय मुद्रा बना दी, और उसके लाइफ एलिमेंट एक मोर में परिवर्तित हो गई, जिसमें जबरदस्त पावर थी। मोर ने 10,000 बिजली के बोल्टों को देखा और आकाश में बदल गया। पृथ्वी पर एंशियंट काल के दौरान मोर फिनिक्स और रोग जैसे उड़ने वाले देवतुल्य जानवरों के समान लेवल पर थे। महिला ने लाइफ एलिमेंट में निर्मित मोर में अपना दाहिना पंख फैलाया, जो 5 रंगों वाली आकाशीय रोशनी की चमक में बदल गया। उसके चारों तरफ दर्जन बिजली की चमक को चकनाचूर कर दिया।
वो मोर इतना पावरफुल था कि उसने एक ही प्रहार से 100 बिजली के बोल्टों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन आकाश में बोल्टों की संख्या 10,000 थी। गुस्से में 10,000 बिजली के बोल्टों ने काली रोशनी छोड़ी और मोर की तरफ टूट पड़े। मोर ने अपनी पंजों और पंखों का उपयोग किया और बिजली के बोल्टों को तोड़ा, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। जैसे ही मोर एक से बोल्ट को तोड़ता, अन्य 100 बोल्ट उसकी जगह ले लेते और प्रोसेस अंतहीन लग रहा था। इसलिए अंततः मोर की पावर मंद पड़ गई और एक भयंकर ध्वनि के साथ वो हवा में फट गया और गायब हो गया। इसे प्रेशर सफेद कपड़ों वाली महिला एक कदम पीछे हट गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मोर को बनाने में उसे भारी मात्रा में आवश्यक इंपोर्टेंट सार खर्च करना पड़ता। फिर भी वो फट गया और उसे यह भी याद आया कि वो राक्षसी मयूर महारानी थी जिसे दिव्य एम्परर ने 5,000 साल पहले फंसाया था, और उसके शरीर में अभी भी एक मोहर का एक टुकड़ा मौजूद था। मोर अपनी मौत से पहले 3,000 बिजली के बोल्टों को तोड़ने में सक्षम रहा, जबकि 7,000 बोल्ट बरकरार अभी भी उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। 7,000 बिजली चमकती आकाश को चीरती हुई सफेद ड्रेस वाली महिला की तरफ गिर गई। इस बार उस महिला ने चॉपस्टिक जितनी लंबाई पर एक 5 रंगों वाला पंख निकाला, जिसे 5 दिव्य ज्योतियां शानदार ढंग से निकल रही थी। वो भी एक मोर का पंख था जो प्रकृति में हर चीज को चीर सकता था। उसने मोर पंख को हिलाया और उसे 5 रंगों वाली आकाशीय रोशनी में बदल दिया। अनगिनत वो दरारों में फैल गया था। आकाशीय प्रकाश ऊपर उठा और उसने सभी काली बिजली के बोल्टों को टुकड़ों में काट दिया। मोर पंख के एक झटके में ही 1,000 बिजली के बोल्ट टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं समर मोर पंख की पावर से विस्मित था। उसे लग रहा था कि अगर वो 5 रंगों वाली आकाशीय रोशनी के रास्ते में होता तो तुरंत मर जाता। ऊपर आकाश में अब सिर्फ 6,000 काली बिजली बची थी। तब फिर सफेद कपड़ों वाली महिला ने 6 बार और मोह पंख लहरा दिया और उनको नष्ट कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में समर को सबसे बड़ा लाभ हुआ, जिसने बिजली रत्न के साथ अपने रास्ते में आने वाले सभी टूटे हुए बिजली के बोल्टों को इकट्ठा कर लिया। बिजली रत्न में अब कम से कम 2,000 बिजली के बोल्ट जमा हो गए थे। वहीं उस सफेद ड्रेस वाली महिला ने अहंकार में आकाश की तरफ देखकर कहा, धिक्कार है स्वर्ग, तुमने 5,000 साल पहले मुझे दबा दिया, लेकिन अब अपनी हालात देखो। तुमने अपनी पावर खो दी है, और यहाँ तक कि तुम्हारी गड़गड़ाहट और बिजली के हमले से भी मेरे खिलाफ बेकार हैं। उसकी बात सुनकर वज्रकुंड स्वर्ग के क्रोध से कांप उठा। खुद महिला की तरफ गिर पड़ा और जानते हुए कि बिजली की चमक बेकार थी, वज्रकुंड ने खुद आक्रमण करने का फैसला कर लिया था। जब वज्रकुंड आसमान से नीचे गिरा तो अंतरिक्ष ढह गया। समय भी पीछे की तरफ मुड़ गया और इससे ड्रैगन टाइगर पर्वत के ऊपर आकाश में एक विशाल ब्लैक होल ध्वस्त कर दिया। इस ब्लैक होल में कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता था। ड्रैगन टाइगर पर्वत के सभी राक्षसी जानवर टुकड़ों में बिखर गए। चारों सेक्ट के सभी मेंबर्स बेहोश हो गए, केवल समर ही होश में रहा। हालांकि समर होश में था, फिर भी उसका शरीर दर्द से करहा रहा था। उसकी त्वचा फटने लगी और खून बहने लगा, जो वज्रकुंड की अत्यधिक पावर का प्रमाण था। समर ने तुरंत स्वर्गीय अमर मंत्र का प्रयोग किया, जिससे तुरंत दिव्य एम्परर की आभा उसके शरीर से बाहर निकली। हालांकि आभा बड़ी कमजोर थी, फिर भी वो कुंड की पावर को ब्लॉक करने में सक्षम थी। वहीं ये सब देखकर उस राक्षसी मयूर महारानी, मतलब सफेद कपड़ों वाली महिला की खूबसूरत निगाहें समर पर टिक गई। वो आश्चर्य में थी कि युवक कौन है जो वज्रकुंड से भी बच गया। तभी उसने अपने मोर पंख लहराए और जिससे इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी, वो वज्रकुंड की तरफ बढ़ी। उसे टकराने से पहले अंतरिक्ष और समय को चीरती हुई। इससे पहले एक तेज आवाज निकली जिससे पर्वत प्रोटेक्शन व्यू रचना ने बाहर जाने से रोक दिया था। तभी उनके इस टक्कर से राक्षसी मयूर महारानी 5 कदम पीछे हट गई। उनका सफेद हाथ कांप उठा। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और बार राक्षसी मयूर महारानी को बड़ी चोट पहुंची थी। राक्षसी मयूर महारानी ने मुस्कुराकर ठंडे स्वर में कहा, वज्रकुंड, तुम बिजली की माँ हो, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे दबा दोगी, लेकिन तुम अभी तक ऐसा नहीं कर पाई हो। तभी आकाश में एक और कुंड प्रकट हुआ। यह कुंड हरा था और मिश्रित रोशनी से घिरा हुआ था। वहां से एक भयानक आभा निकल रही थी, जो वज्रकुंड से कम नहीं था। हरा कुंड, जिसे जेफायर कुंड भी कहा जाता था, बहुत तेज था। वो महारानी के ठीक पीछे अचानक प्रकट हुआ और उसके पीठ पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह उड़ गई। जिसकी वजह से राक्षसी मयूर महारानी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, जेफायर कुंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छिपकर हमला करने की? जेफायर कुंड कोई साधारण कुंड नहीं था।
यह समय की शुरुआत से अब तक का पहला पवन कुंड था जो सभी तूफानों और आंधी को जन्म देता था। राक्षसी मयूर महारानी वज्र कुंड के खिलाफ तो अपनी रक्षा कर सकती थी, लेकिन दो ईश्वरीय कुंड वज्र कुंड और जफायर कुंड के खिलाफ उसका बचाव करना असंभव था। तभी समर ने गुस्से से पहाड़ के नीचे पर चिल्लाकर कहा, तुम कायर हो। तुम दोनों देवतुल्य कुंडों ने राक्षसी मयूर महारानी पर छुपकर हमला करने की हिम्मत भी कैसे की। समर को छिपकर हमला करने वालों से सख्त नफरत थी। वज्र कुंड और जफायर कुंड ने मिलकर महारानी पर हमला कर रही थी, जिसके उसके मुंह से खून बहने लगा और वो पीछे हट गई। वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। वो फिर भी उड़कर ड्रैगन लायन पर्वत पर उतरी और जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। तभी आकाश में एक कमजोर आवाज गूंजी, असीम आकाश और पृथ्वी, मूल की वापसी, मुहर। ये स्वर्गीय मोंग की आवाज थी। यह आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। इसने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। इसके बाद आकाश में गोल्डन मुहर दिखाई दी, जिस पर जटिल गूढ़ अक्षर लिखे थे। ये अक्षर एंशियंट शब्द थे। गोल्डन मुहर राक्षसी मयूर महारानी पर चिपक गई और उसके शरीर को दबा दिया। उसे ड्रैगन टाइगर पर्वत के नीचे सील कर दिया। स्वर्गीय मोंग के नियमों का सामना करने पर अत्यंत पावरफुल होने के बावजूद वो फिर से दब गई थी। उसके दमन के बाद वज्र कुंड और जफायर कुंड ड्रैगन टाइगर पर्वत में चले गए। पृथ्वी और स्वर्ग पर शांति लौट आई। ये सब देखकर पहाड़ के नीचे खड़ा समर बेहद पीला पड़ गया था। कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। स्वर्गीय मोंग कितना पावरफुल था कि इसने उसे भी पूरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया। शुक्र है स्वर्गीय अमर मंत्र मॉडल बॉडी ने उसे दमन से बचा लिया। समर को छोड़कर बाकी सभी लोग बेहोश हो चुके थे। वहीं चूंकि पर्वत की बाधाएं टूट गई थी, इसके भीतर से स्पिरिचुअल फल और जल बूटियां निकलने लगी थी। तभी फायर ड्रैगन ने टेलीपैथी से समर से कहा, जूनियर जल्दी करो और फल और जड़ी बूटी इकट्ठा कर लो। उसकी बात सुनते ही समर तेजी से पहाड़ पर चढ़ गया। उसने सभी गिरे हुए फलों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लिया। उसने 5 रंगों वाले पवित्र फूल को भी इकट्ठा किया। फायर ड्रैगन को उसे अवशोषित कर देने दिया, क्योंकि उसकी आत्मा अत्यंत कमजोर थी। इसके बाद समर का लक्ष्य गोल्डन प्रकाश तलवार था, जो एक एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार थी। वो गोल्डन रोशनी वाली तलवार के पास पहुंचा, जहां मुहर बंद राक्षसी मयूर महारानी बेहोश पड़ी थी। वो स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लग रही थी, लेकिन समर की उपस्थिति महसूस करते ही महारानी जाग उठी। होश में आते ही राक्षसी मयूर महारानी ने भ्रम और कमजोर आवाज में कहा, तुम स्वर्गीय मोंग से बच गई कैसे? लेकिन समर ने हल्के से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तभी राक्षसी मयूर महारानी ने उसे रिक्वेस्ट करके कहा, प्लीज मेरी मदद करें, ये गोल्डन मुहर हटा दे। उसकी बात सुनकर समर ने धीरे से उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं अभी तक सिर्फ आत्म एम्परर लेवल के हाफ स्टेज पर पहुंचा हूं, मैं इसे नहीं हटा सकता। राक्षसी मयूर महारानी ने उसकी बात पर आंखें झपका कर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम अभी कमजोर हो, लेकिन कोई भी आत्म एम्परर लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचते ही इस मोहर को तोड़ सकता है। उसकी बात को सुनकर ही समर ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, तुम्हारी मदद करने पर मुझे क्या मिलेगा? राक्षसी मयूर महारानी ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें अमर लेवल की तकनीक दे सकती हूँ। अगर तुम पर्याप्त प्रैक्टिस करोगी तो तुम अमर हो जाओगे। उसकी बात को सुनकर समर ने सिर हिलाकर कहा, मुझे अमर लेवल की तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं। समर के पास पहले से 2 अमर लेवल की तकनीक थी, एक दिव्य अमर मंत्र और दूसरी मोर्टल बॉडी। उसकी नाह सुनकर राक्षसी मयूरी ने संदेह में कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? समर ने सोचकर कहा, जब मैं आत्मा एम्पर किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचूंगा तो मैं इस मोहर को तुम्हारे लिए तोड़ सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें 3 साल का मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा। राक्षसी मयूर महारानी, जो एंशियंट काल में राक्षसी दुनिया की महारानी थी, समर की बात सुनकर क्रोधित हो गई। तभी उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर समर ने मजाकिया अंदाज में कहा, ब्यूटी, तुम्हारी हालात में न तो गर्व और न ही गरिमा का कोई मूल्य है। तुम पहले से ही 5000 सालों से बंद रह चुकी हो। क्या तुम अभी भी 5000 और 10,000 साल इसके अंदर दबी रहना चाहती हो? उसकी बात सुनकर राक्षसी मयूर महारानी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मेरे लिए 3 साल तक तुम्हारी बॉडीगार्ड बनना असंभव होगा। मैं अधिक से अधिक 1 साल तक ऐसा कर सकती हूँ। समर उसकी बात सुनकर सहमत हो गया। फिर गोल्डन प्रकाश तलवार के पास चला गया और उसने उस तलवार को अपने हाथों में पकड़ लिया। तभी तलवार से एक तेज गोल्डन रोशनी निकली। गोल्डन प्रकाश तलवार एक एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार थी।
जिसमें से आकाश में घूमने वाला गोल्डन प्रकाश नामक पहली तकनीक थी। समर ने तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर दी और उसकी तलवार की स्पीड बिजली की तरह तेज थी। जल्दी उसने तलवार चलाने की पूरी तकनीक सीख ली और इसके बाद तलवार लेकर समर पहाड़ के नीचे की तरफ चल पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात दिव्यांशु निष्का, धीरज और रमीज से हुई, जो स्वर्गीय मोंग के चले जाने के बाद होश में आ चुके थे। समर की गोल्डन प्रकाश तलवार को देखकर दिव्यांशु और अन्य लोग उत्साहित हो गए। दिव्यांशु ने व्यंग करके कहा, समर, ये गोल्डन तलवार मुझे दे दो। लेकिन समर ने उन लोगों से डरने की बजाय अपनी कलाई घुमाई और दिव्यांशु पर वार कर दिया। उसके वार को देखकर दिव्यांशु ने अपनी तलवार से उस पर हमला किया। तभी समर की गोल्डन प्रकाश तलवार ने एक तेज आभा उत्सर्जित कर दी। उसकी ताकत देखकर दिव्यांशु ने हैरान होकर कहा, क्या तुमने मेरी तलवार को तोड़ दिया? आगे से समर ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, दिव्यांशु, तुम्हारी तलवार तो पहले टूट चुकी है, अब तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? दिव्यांशु ने उपहास करके कहा, हाँ, भले ही मेरी तलवार टूटी है, फिर भी मेरे पास आत्म साधना की बहुत सी तकनीकें हैं। तभी उसने अपनी हथेली से वार किया। उसका वार देखकर समर ने अपने कलाई झटके और अपनी सुनहरी प्रकाश तलवार से फिर से घुमा दिया। उसकी स्पीड बिजली की तरह तेज थी। उसने दिव्यांशु को कुछ रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया और उसके पंजे काट दिए। ओह! दिव्यांशु दर्द से चीख पड़ा। वहीं खड़े खड़े आत्म साधक भी भय के मारे मन ही मन एक ही बात सोचने लगे थे, समर बड़ा पावरफुल है, उसकी गोल्डन प्रकाश तलवार उससे भी तेज। वहीं दिव्यांशु को हराने के बाद समर ने अपनी तलवार 3 बार और घुमाई। निष्का, रुपेश और रमीश को हरा दिया। गोल्डन प्रकाश तलवार एक एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार थी। वहां मौजूद सभी आत्म साधक डर और भय से कांपने लगे थे। टाइगर ड्रैगन पर्वत पर फाइट के बाद समर आत्म साधना की दुनिया में फेमस हो गया था। भीड़ को हराने के बाद समर स्वाति, ड्रैगन किंग, नेशा और अपनी टीम के साथ पहाड़ के वापस इंदौर की तरफ चल दिया। कुछ ही घंटों में वो इंदौर आ गए। इंदौर में समर स्वाति और अन्य लोगों से अलग हो गया। सीधे घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा लिविंग रूम के सोफे पर कियारा उसका इंतजार कर रही थी। उसका सुडौल शरीर, ठंडा चेहरा और सफेद त्वचा बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। समर ने सीधे कियारा के बगल में जाकर उसकी पतली कमर को पकड़ लिया। उसकी कमर पकड़ते ही समर ने उससे फ्लर्ट करके कहा, हनी, हम 2 दिन बाद शादी करने वाले हैं, क्या सब कुछ तैयार है? वहीं समर के स्पर्श से कियारा का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी, मुझे तैयारियों के लिए तुम्हारी राय चाहिए थी। शादी एक बड़ी बात थी। पति पत्नी होने के नाते कियारा को समर से उनकी राय लेने की जरूरत थी। इसलिए समर और कियारा की शादी के बारे में चर्चा करने के लिए वही सोफे पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने तय किया कि शादी कहाँ करनी है। आजकल कई लोग इंडिया के बाहर आइलैंडों पर डेस्टिनेशन वेडिंग ज्यादा कर सकते हैं। वहीं वो इंडिया से था और अपने देश में ही शादी करना चाहता था। इंडिया में कई जगह हैं, जैसे कैपिटल सिटी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर भी शामिल है। हालांकि ये शहर उस जगह से बड़ा दूर थे जहां समर और कियारा रहते थे। उन्होंने विचार विमर्श किया और कहा कि इंदौर में ही शादी करेंगे। हालांकि इंदौर अन्य शहरों की तुलना में कम समृद्ध था, फिर भी उनका घर था जहां उनके रिश्तेदार और मित्र थे। समर और कियारा ने वर्मा ग्रैंड होटल में स्थान तय करने पर पहले कई होटलों के बारे में सोचा। ग्रैंड होटल इंदौर में स्थित एक 5 स्टार होटल था, जो हाई क्लास होटलों में से एक था। बेशक समर ने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि उसके छोटे भाई गौरव वर्मा द्वारा चलाया जा रहा था। समर ने अपना फोन निकाला और गौरव को फोन किया। उसने गौरव को बताया कि 2 दिन बाद उसके होटल में कियारा से वो शादी करना चाहता है। समर की बात सुनकर गौरव बड़ा खुश हुआ। वो समर का सबसे वफादार छोटा भाई था, क्योंकि गौरव के पास आज जो कुछ भी था वो समर ने ही उसे दिया था। समर ने बहुत कुछ समय बाद गौरव को फोन किया था, इसलिए गौरव उत्साह से भर गया था। उसने समर से वादा करके कहा, समर भाई, चिंता मत करो, होटल 2 दिनों में केवल आपकी और कियारा भाभी की सेवा में हाजिर रहेगा। इन 2 दिनों में किसी और को अंदर आने की अनुमति भी नहीं होगी। समर ने जगह फाइनल करने के बाद अन्य चीजों की प्लानिंग शुरू कर दी, जैसे इनविटेशंस भेजना, शादी की ड्रेस और रिसेप्शन। समर ने सोचा कि उसे खुद ही इनविटेशंस कार्ड बांटने पड़ेंगे। शादी का जोड़ा भी खरीदना होगा। उसने मिठाइयाँ, सजावट, वाइन जैसी बाकी चीजें शैडो ग्रुप टीम पर छोड़ दी। समर की बस एक ही शर्त थी कि वो ये टीम अच्छी मिठाई खरीदे। हर मिठाई देश की सबसे बेस्ट मिठाई होनी चाहिए। वाइन भी सबसे महंगी और यूनिक होनी चाहिए। समर ने मोंक को 10 बिलियन रुपए ट्रांसफर कर दिए और उसे सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर दिया।
अगले दिन सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। समर सुबह जल्दी उठकर अपने शादी के इनविटेशन कार्ड बांटने निकल पड़ा। सबसे पहले वो अपने सास ससुर के घर गई। सगाई के तोहफों के रूप में समर ने अपने ससुर को 20 बिलियन रुपए दिए, जिसमें शिवराज और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गई। वो बार बार यही कह रही थी कि समर कितना अच्छा दामाद है। समर के पास पैसे और प्रॉपर्टी की कमी ही नहीं थी। दिल्ली के चौहान परिवार का सफाया करने पर, दिल्ली के 4 परिवारों को ब्लैकमेल करने पर उसने सैकड़ों बिलियन कमाए भी थे। अन्य पावरफुल ताकतों से धन मिलाकर उसकी कुल संपत्ति हजारों बिलियन रुपए हो चुकी थी। उसकी शादी के लिए पर्याप्त थी। अपने सास ससुर को इनवाइट करने के बाद समर दिल्ली के भारद्वाज परिवार के पास गया और उनको इनविटेशन दिया। परिवार के वर्तमान हेड तानिया ने समर का गर्मजोशी से स्वागत किया और अनाउंसमेंट की कि भारद्वाज परिवार उसको 10 बिलियन रुपए गिफ्ट देगा। अपने चाचा चाची और बाकी रिश्तेदारों को इनवाइट देने के बाद समर ने पूरी दुनिया में अपने दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया। उसका पहला फोन शैडो ग्रुप के प्रेसिडेंट को गया। समर ने शैडो ग्रुप के प्रेसिडेंट को अपनी शादी के बारे में बताकर कहा, प्रेसिडेंट, मेरी शादी 2 दिन बाद होने वाली है। आपको मेरी शादी में हर हाल में शामिल होना होगा। प्रेसिडेंट ने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं जरूर आऊंगा। मैं टाइम पर इंडिया पहुंच जाऊंगा। समर शैडो ग्रुप और अंडरवर्ल्ड का एक्स किंग था और शैडो ग्रुप के कई धनी लोगों में से उसके गहरे संबंध थे। वे सभी उसकी शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। उसका दूसरा फोन इंग्लैंड की महारानी को गया। तीसरा फोन अंडरवर्ल्ड की फाइटिंग एरेना मैनेजर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त कैथरीन को गया। इसके बाद उसने समुद्र गॉड अलायंस के लीडर पोसाइडन, अमेरिका के सबसे पावरफुल व्यक्ति माइकल देशांता, थाईलैंड के बॉक्सिंग चैंपियन शिवेल गुआओ, निंजा सेक्ट के सेक्ट मास्टर योशिको सातो को भी इनवाइट किया। समर ने दुनिया के लगभग सभी शासकों और पावरफुल हस्तियों को अपनी शादी के बारे में इन्फॉर्म किया था। मीडिया कवरेज के माध्यम से पूरी दुनिया को इस ग्रैंड वेडिंग के बारे में पता चल गया था। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। इसे दुनिया के सबसे बड़ी शादी कह रहा था। हालांकि समर के इन्विटेशंस ने अंडरवर्ल्ड को चकित कर दिया था, लेकिन साथ ही उसके कई दुश्मन भी एक्टिव हो गए थे। इंडिया में आत्म साधना करने वाले सेक्ट से लेकर वैश्विक लेवल पर टाइगर ग्रुप में होली सी का पॉप स्काई गोड ली और ब्लड क्लॉन, पैंथर ग्रुप के पैंथर किंग के वंशज, चूहा ग्रुप के चूहा किंग के सब ऑर्डिनेट, बेयर नेशंस के किलर्स, प्रशांत आइलैंड में आत्म साधना करने वाली ताकतें, कोरिया में ताइक्वांडो परिवार के लोग, ये समर की शादी का दिन बर्बाद करने के लिए बेचैन थे। हालांकि समर को अपने विरोधियों की क्षमताओं का अंदाजा था। उसने स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो से रिक्वेस्ट की कि उसके दुश्मनों को बिल्कुल भी इंडिया में एंट्री न दी जाए। अतिरिक्त सिक्योरिटी के लिए उसने आत्म साधना फोर्सेस को भी इनवाइट किया। फायर एम्पर सेक्ट और 100 फ्लावर सेक्ट जैसी सेनाएं उसके फ्रेंड्स और परिवार की रक्षा के लिए मौजूद रहेंगी। सभी इनविटेशंस भेजने के बाद समर अपनी होने वाली दुल्हन कियारा की शादी के साथ शादी का जोड़ा लेने के लिए निकल पड़ा। वेडिंग बुक्स बुटीक पहुंचे और जो मध्य प्रदेश की सबसे अमीर एकल महिला धवनी अरोड़ा का था। समर ने तुरंत धोनी को फोन किया और शादी का जोड़ा मांगा। धोनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के दुकान के सबसे शानदार डायमंड्स से बनी शादी की ड्रेस निकाली और उसे उपहार में दे दी। ड्रेस इटली से इंपोर्ट की गई थी और इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। जब समर ने पैसे देने की कोशिश की तो धोनी ने मना कर दिया। ये कहा कि यह उसकी तरफ से समर और कियारा की शादी का गिफ्ट है। समर ने उनकी दयालुता को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। कियारा ने जब यह डायमंड से बना जोड़ा पहना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जल परी खुद चलकर धरती पर आ गई हो। नेक लाइन पर जड़े डायमंड शैडो ग्रुप के साउथ हिस्से से आए रियल डायमंड्स थे। बड़े चमकदार थे। ड्रेस की खरीदारी के बाद वापस घर चले गए। वहीं समर को शादी से पहले एक व्यक्ति से मिलना था। वो व्यक्ति थी पायल। समर जब पायल से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि पायल हॉस्पिटल से चेकआउट कर रही थी। उसकी बहन हिमांशी उसका मदद कर रही थी। समर ने पहुंचकर ही सामान पैक करने में उनकी मदद की और डिस्चार्ज प्रोसेस को तेज कर दिया और जल्द ही घर लौट आई। समर घर पहुंचकर खुद खाना बनाने लगा। 4 व्यंजनों के साथ एक काले स्टू भी बना दिया। पायल भी समर से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि यह असंभव था क्योंकि कियारा उसकी असली पत्नी है और वो दोनों की लव राइवल थी। समर ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ, हम दोनों कल शादी कर रहे हैं। समर जानता था कि यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब छिपाने का कोई मतलब नहीं। वहीं समर की बातें सुनकर पायल का आकर्षक चेहरा उदासी से भर गया। वो चुपचाप समर को देखती रही।
उन्होंने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन अंततः वो आं भरकर चुप रह गई। पायल को इस हालात में देखकर समर को गहरा अपराध बोध हुआ, लेकिन वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने चुपचाप खाना खाया, दोनों ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। खाना खत्म करने के बाद समर पायल के घर से वापस विला नंबर 13 की तरफ चल दिया। जैसे ही समर कियारा को ढूंढने जा रहा था, उसका फोन बज गया और जिया का फोन था। समर को उस महिला के प्रति बड़ा अपराध बोध में महसूस हुआ। सम्राट ने अपराध बोध के साथ फोन उठाकर जिया से पूछा, हाँ जिया बोलो, कैसे फोन किया? फोन के दूसरी तरफ जिया एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, प्लीज मुझसे मिलने के लिए वैलेंटाइन लवर्स कॉफी शॉप में आ जाओ, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और उसने फोन काट दिया। समर उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कल उनकी शादी होने वाली है और आज जिया उसे क्यों बुला रही है? इस कंफ्यूजन में आधे घंटे बाद समर कॉफी शॉप पहुंचा। जिया अकेली कॉफी पी रही थी। उसका सुंदर चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। समर जाकर उसके बगल में बैठ गया और उसको देखते ही जिया ने धीमे स्वर में कहा, समर, आखिरकार तुम पहुंच गए। समर को समझ नहीं आया कि क्या कहे, वो चुप रहा। उसने कॉफी पीना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन पुरानी यादों में खोया हुआ था। जिया उसे पसंद कर रही थी, यहाँ तक कि उसने उसे अपना शरीर भी दे दिया था, लेकिन वो उसे सब कुछ नहीं दे सकता था। तभी जिया ने निराशा भरी आवाज में कहा, समर, क्या तुम मुझे बस एक बार किस कर सकते हो? मैं ये याद सहेजना चाहती हूँ। समर मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि इससे उसे और ज्यादा दर्द होगा। उसने उसकी पतली कमर पकड़ ली और उसके लाल होठों पर अपने होठ रख दिए। जिया के होठ मुलायम और मीठे थे, लेकिन अगले ही पल समर को थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। ये जिया के आंसू थे, जो उसके गालों से बहकर समर के होठों पर गिरे। समर ने उससे अलग होकर कहा, जिया तुम रो रही हो? जिया ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, समर, अब तुम्हें जाना चाहिए, कियारा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। समर ने भी एक हल्के से आ भर के कहा, ठीक है जिया, अपना ख्याल रखना। और वो कहकर कैफे से बाहर चला गया। समर को जाते देखकर जिया एक बार फिर आंसुओं में डूब गई, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठी जिसे उसे प्यार नहीं करना चाहिए। वहीं जब समर विला नंबर 13 में पहुंचा, तो कियारा अपनी माँ अलेस्का के साथ फोन पर बातें कर रही थी। कियारा शादी से पहले की चिंता महसूस कर रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी पिछली बार मरते मरती बची थी। वहीं समर को वापस आता देखकर कियारा ने फोन काट दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसका डर देखे। हालांकि समर ने उसकी सारी बातें सुन ली। समर ने कियारा के पास जाकर बैठकर कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि कल हमारी शादी में कोई खलल नहीं डालेगा। उसकी बात को सुनकर कियारा ने सिर हिलाया। उसे समर पर पूरा भरोसा था। अभी दिन रात के 10 बजे कियारा के माता पिता शिवराज अलिस्का कियारा को लेने के लिए आ गए। शादी से एक रात पहले दुल्हन अपने माता पिता के घर पर रुकना की परंपरा थी। जाने से पहले उन्होंने समर से कहा कि अगले दिन 8 बजे अपनी दुल्हन को लेने आ सकता है। कियारा और बाकी लोगों के जाने के बाद समर कमरे में अकेला था और मिस्टी काला पिल्ला भी कियारा की सिक्योरिटी के साथ उसके साथ चले गए। वहीं समर अकेले खड़े होकर अतीत के बारे में, अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था। उसे अपनी शादी के लिए सबसे बड़ा अफसोस उसके अपने माता पिता की अनुपस्थिति थी। इसी सोच में अपने रूम में गया और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। वो करवटें बदल रहा था। उसी को लेकर उसका दिल भी जोरों जोरों से धड़क रहा था। अगले दिन सूरज उग गया, मौसम बिल्कुल सही था। तभी शैडो ग्रुप टीम के मेंबर सुबह जल्दी से समर के विला में पहुंच गए। उन्हें सबसे पहले समर के साथ दुल्हन को लेने जाना था। समर की टीम बड़ी थी, काफिले के 5 हेलीकॉप्टर और उनके 5 रॉयल्स रॉयस गाड़ियां थी। सड़कों पर मौजूद लोग इस असाधारण दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। वो हैरानी से आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़के ने हैरान होकर अपने साथियों से कहा, अरे ये किसकी शादी है? वो शादी के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहा है। एक और लड़के ने हैरान होकर कूद कर कहा, वाह, मैंने पहली बार किसी को अपनी दुल्हन कर लेने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते देखा। उसके पीछे 5 रोल्स रॉयस, इसकी कीमत तो 10 करोड़ से ज्यादा रही होगी। सभी पैदल यात्री तुरंत हट गए, क्योंकि रोल्स रॉयस को देखकर उन्हें पता चल गया काफिला किसी ताकतवर परिवार का है। समर पहले हेलीकॉप्टर पर सवार होकर शैडो ग्रुप टीम को अपने ससुर के घर, एक आलीशान 3 मंजिला विला की तरफ ले जा रहा था। 20 मिनट बाद वो पहुंचे। समर ने हेलीकॉप्टर को विला के चारों तरफ 3 बार चक्कर लगाने का ऑर्डर दिया, जिससे बाद गाड़ियां विला के सामने जाकर रुक गई। ठीक इसी समय विला के अंदर कियारा अपनी माँ अलिस्का, अपनी 2 सबसे अच्छी सहेली इरा और मिस्टी की मदद के साथ धज कर तैयार हो रही थी। कियारा आज बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके गालों पर गुलाबी रंग की हल्की परत थी।
उनकी चमकदार आंखें मोतियों जैसी थी। उसके होठ चेरी के जैसे लाल थे। उनके लंबे बाल किसी फिनिक्स स्टाइल में बंधे थे, जिस पर हीरो की एक माला से बना लिली का फूल था। वे हीरे साउथ शैडो ग्रुप के थे और इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। लिली स्थायी मिलन का, हीरे शाश्वत प्रेम का प्रतीक और कियारा के कानों में मिलेनियम ब्राइड जैसे मोती पेंडेंट थे और जो समर ने उसे गिफ्ट में दिए थे। तभी मिस्टी ने मुस्कुराकर कियारा की तारीफ करके कहा, कियारा दीदी आप आज बड़ी सुंदर लग रही हैं। मिस्टी की तारीफ पर कियारा थोड़ी शर्मा गई। शादी के बारे में सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कियारा ने शर्माते हुए मिस्टी से धीरे से पूछा, मिस्टी क्या समर आ गया है? यह उनकी पहली शादी थी। एक महीने के जीवन में यह सबसे इम्पोर्टेंट पल था और इसलिए वो बड़ी एक्साइटेड और भावुक थी। यह कियारा का पहला इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था और समर को अपनी खूबसूरत लुक दिखाना चाहती थी। मिस्टी ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, कियारा दीदी मुझे अभी खबर मिली है, मास्टर और उनकी शैडो ग्रुप टीम दरवाजे के बाहर पहुंच गई है। तभी कियारा ने बाहर से तेज आवाज आती सुनी। उसने हैरान होकर मिस्टी से पूछा, मिस्टी जरा देखकर बताओ तो सही, बाहर से तेज आवाज किस चीज की आ रही है? उसकी आवाज सुनते ही मिस्टी बाहर देखकर जाने के लिए चली गई और बाहर देखने के बाद उसने लौटकर कियारा के बात का जवाब देकर कहा, बहन ये हेलीकॉप्टर की आवाज है। आज आपको लेने के लिए मास्टर 5 हेलीकॉप्टर 5 रोल्स रॉयस लेकर आए हैं। मिस्टी की बात सुनकर कियारा खुश हो गई। कियारा जानती थी कि समर एक वर्ल्ड लेवल शादी का प्लान कर रहा है, लेकिन उसे इतनी जल्दी मिलने वाले आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी कि इंदौर की पहली दुल्हन थी जिसकी बारात हेलीकॉप्टर से उसको लेने आई थी और ये अपने आप में एक सम्मान की बात थी। इंडिया में जब दूल्हा दुल्हन को उसके माता पिता के घर से लेने जाता तो दुल्हन की बहनों का दरवाजा रोकना एक परंपरा थी। आमतौर पर लोग 5,000 रुपए पैकेट में डाल देते थे, लेकिन समर ने सीधे 1-2 लाख रुपए से कम पैकेज में डाले। उसने कियारा की सबसे बड़ी कजिन बहन दोस्त को अलग अलग एक पैकेट भी दिया। कियारा के सभी दोस्त और कजिन बहनें बार बार रुकवाई पर समर से लाल पैकेट पाकर बड़ी खुश हुई। जिन लोगों ने पैकेट से 2 लाख रुपए निकाले उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर समर और कियारा एक दो बार और शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा, हम तो करोड़पति बन जाएंगे। अपने सहेलियों को दरवाजा रुकवाई देने के बाद समर दुल्हन के कमरे में गया और कियारा को देखते ही समर वहीं पर रुक गया। वो पूरी तरह से स्तब्ध था। बहुत खूबसूरत, कियारा वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती की तुलना ड्रैगन टाइगर पर्वत की राक्षसी मयूर महारानी से की जा सकती थी। समर को देखते ही कियारा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसका दिल हेडलाइट्स की हिरण की तरह धड़कने लगा। अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कियारा की वर्तमान अभिव्यक्ति झलक देख ली थी तो निश्चित रूप से वो आश्चर्यचकित हो जाता। यह आमतौर पर इंदौर की बिजनेस क्वीन थी, एक ठंडी और आकर्षक देवी जो कभी शर्म और नजाकत नहीं दिखाती थी। वो जितनी घमंडी थी उतनी ही ठंडी भी, लेकिन अब समर के सामने वो एक शर्मीली लड़की थी। समर ने भावुक होकर कियारा की तारीफ करके कहा, बेबी आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, किसी परी से भी ज्यादा सुंदर। मैं तुम्हारी चकाचौंध भरी सुंदरता से अंधा होने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर कियारा ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। वो इतनी शर्मा रही थी कि समर की तरफ देखने में उसे शर्म आ रही थी। वहीं खड़े मिस्टी और इरा दोनों ईर्ष्यालु लग रही थी। दोनों के मन में उन्होंने सोचा, कितना अच्छा होता अगर समर मुझसे बात कर रहा होता। वहीं काले पिल्ले ने समर को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और टेलीपैथी से कहा, बेशर्म तुम इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर सकती हो? काले पिल्ले की बात सुनकर समर ने ठंडी आंखें दौड़ाई। उसने मन ही मन में कहा, यह बेवकूफ कुत्ता मुझसे हमेशा मुश्किल वक्त में बकवास करता है। ये सब सोचते हुए समर ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर काले पिल्ले को लात मारकर दूर फेंक दिया। वहीं कियारा का सिर नीचे था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी समर ने टेलीपैथी के जरिए धमकी देकर कहा, छोटे कुत्ते आज मेरी और कियारा की शादी है, अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। समर की आंखें इतनी ठंडी थी कि वो काले पिल्ले से जल्दी में अपना मुंह बंद कर लिया। काला पिल्ला जानता था कि समर गुस्से में है, अगर वो और भी ज्यादा गुस्से में हो गया तो उसका पिटना तो स्वाभाविक है। तभी समर ने हाथ बढ़ाकर कियारा को कमर से पकड़ लिया और उसको गोद में उठाकर बाहर की तरफ चल दिया। जब वो बाहर निकले तो सभी ने तालियां बजाई और एक यंग कपल के लिए सचमुच बड़े खुशी थी। ऐसे ही गोद में उठाए समर कियारा को हेलीकॉप्टर तक ले गया और उसने मुस्कुराकर कियारा से कहा, बेबी आज मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम इंदौर के सारे नज़ारे देख सको।
कियारा ने शर्म में सिर हिला दिया, अपना चेहरा समर के छाती में छिपा लिया। वो बाहर ऐसे ही आने पर बड़ी शर्मिंदा थी। समर और कियारा ने पहले हेलीकॉप्टर में इंदौर शहर के चारों तरफ उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर ने इंदौर का 3 बार चक्कर लगाया। अग्रवाल इंडस्ट्री, निपानिया पैलेस, टीवी टावर और अन्य सभी स्थानों से गुजरकर अंततः वर्मा ग्रैंड होटल में उतरा। वर्मा ग्रैंड होटल के सामने बड़े लोग जमा थे। ये लोग समर के परिवार या दोस्त नहीं थे। उनके परिवार और दोस्त पहले ही होटल में दाखिल हो चुके थे। बाहर जमा लोग दुनिया भर से आए रिपोर्टर थे। समर ने दुनिया भर के हर फेमस व्यक्ति को, मास्टर को इनवाइट किया था जिसे वो जानता था। समर के शादी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हर देश का रिपोर्टर इस भव्य शादी को कवर करने के लिए उमड़ पड़ा। इसमें बेयर नेशंस के मॉस्को, पेरिस, अमेरिका, जापान और अन्य सैकड़ों देशों के रिपोर्टर शामिल थे। इन विदेशी रिपोर्टरों के अलावा इंडिया के दिल्ली, मुंबई, इंदौर शहर के कई लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि प्रमुख टेलीविजन स्टेशन और नेटवर्क भी पहुंचे। वर्मा ग्रैंड होटल में एंट्री गेट पर 100 वर्ग मीटर की बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगी थी। मोंक एलसीडी स्क्रीन के सामने माइक्रोफोन के लिए खड़ा था। जैसे ही मेहमान आए, उनके नाम स्क्रीन पर दिखाई दिए। इस पूरे प्रोग्राम का लाइव प्रसारण किया जा रहा था। तभी एक अरमानी सूट वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आते ही मोंक को अनाउंसमेंट करके कहा, इंदौर एंशिएंट वस्तुएं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अविनाश गिल आ चुके हैं। अविनाश ने हल्के से मुस्कुराते हुए समर को शादी के उपहार में इंदौर राजवंश का एक चीनी गिट्टी का फूलदान दिया। राजवंश का ये चीनी मिट्टी का फूलदान बड़ा कीमती था। अविनाश गिल ने उसे 10 साल से ज्यादा समय तक संभाल कर रखा था। हालांकि समर के लिए अविनाश इसे शादी के तोहफे के तौर पर देने के लिए तैयार था। वो समर को साफ तौर पर यह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आदमी मानता था। आगे से समर ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, प्रेसिडेंट अविनाश, मैं आपके आने के लिए पहले ही आभारी हूँ। आपको इतना महंगा गिफ्ट नहीं लाना चाहिए था। अविनाश ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी शादी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सकता था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद समर अविनाश को होटल के अंदर ले गया। मोंक ने माइक्रोफोन हाथ में लेकर जोर से अनाउंसमेंट करके कहा, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर राकेश सिंघई आ चुके हैं। राकेश सिंघई एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आए थे। उसका उपहार एक किताब थी। हालांकि ये कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी की चिकित्सा पद्धतियों का विवरण देने वाली एक चिकित्सा पुस्तक थी। यह राकेश सिंघई का सबसे बड़ा खजाना था। दिव्य धन्वंतरी की पुस्तक एकमात्र कॉपी थी और इसलिए अत्यंत दुर्लभ भी थी। समर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए राकेश के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उस व्यक्ति का होटल में स्वागत किया। उन्हें देख रहे सभी लोग दंग रह गए थे। शादी समारोह अभी शुरू हुआ था। 2 बेहद मशहूर लोग पहले ही आ चुके थे। पहले एंटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अब मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इससे पहले कि उनके आश्चर्य भरे भाव शांत होते, मोंक ने एक बार फिर माइक्रोफोन लिया, अनाउंसमेंट करके कहा, इंदौर के मेयर प्रभाकर शादी में इवेंट में पहुंच चुके हैं। प्रभाकर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। गंभीर चेहरे, घने बहुत चमकदार आंखों वाला, अविश्वसनीय रूप से धर्मी और ईमानदार लग रहा था। उसने समर को अपना आशीर्वाद दिया और उसे एक सुलेख उपहार में दिया। समर के अविश्वसनीय संबंधों से हर कोई आश्चर्यचकित था। तभी मोंक के सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखकर फिर से अनाउंस करके बोला, मध्य प्रदेश की सबसे अमीर महिला धोनी इवेंट में पहुंच चुकी है। सबसे अमीर औरत के आगमन ने फिर सबको चौंका दिया। वो मध्य प्रदेश के हर आदमी के लिए एक सपने की देवी जैसी थी। धोनी आज बड़े अच्छे से सजी धजी थी। उसके गालों पर हल्की सी लाली लगी हुई थी। उसके लाल होठ गुलाब के पंखुड़ियों से चमक रहे थे। उसकी शादी का तोहफा भी बहुत महंगा था। हालांकि उसने एक दिन पहले ही शादी के जोड़े के रूप में डायमंड की ड्रेस गिफ्ट दी थी, लेकिन आज वो और भी ज्यादा तोहफे लेकर आई थी। उसने 2 कारें निकाली। पहली मसराती थी और दूसरी लैम्बोर्गिनी। दोनों कारों की कीमत करोड़ों में थी। दोनों ही लिमिटेड एडिशन थी, क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र मॉडल था जिसकी सिर्फ एक ही गाड़ी बनी थी। फिर इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई। समर ने धोनी को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसे भी होटल में इनवाइट किया था। यह नजारा देखने वाले रिपोर्टर एक बार फिर दंग रह गए। समर को निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली लोगों का संबंध था। शादी के तोहफे भी लगातार महंगे होते जा रहे थे। मोंक ने तभी माइक्रोफोन में फिर से अनाउंसमेंट करके कहा, इंडिया के सुपर अमीर रॉबिन कुमार आ चुके हैं। रॉबिन कुमार के आगमन को देखकर सभी के मुंह खुले रह गए। वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने महान व्यक्ति का
यहाँ आना भी देख पाएंगे। वो निश्चित रूप से इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 थे। लोग उनकी उपस्थिति का केवल सपना देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि आज उनका सपना सच हो गया है। सभी ने सोचा कि रॉबिन कुमार का आगमन घटना का चरमोत्कर्ष था, लेकिन मॉन्क ने अगले शब्दों में सभी को फिर से चौंका दिया और कहा, इंडिया स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर स्वाति पहुंच गई है। और इस बार मॉन्क भी थोड़ा हैरान था। स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो, इंडिया का एक स्पेशल डिपार्टमेंट। किसी ने नहीं सोचा कि स्वाति समर की शादी में आएगी। दूसरों को उसने समर को 5 हेलीकॉप्टर दिए। ये सीन देखकर सभी हैरान रह गए। अगर उन्हें समर के स्पेशल ब्यूरो में मेजर जनरल होने का पता होता तो वे और भी ज्यादा हैरान होते। जब समर स्वाति को होटल में ले गया तो उनके सदमे का एहसास धीरे धीरे कम हो गया। उन्हें लगा कि अब उन्हें और कोई ताकतवर व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। तभी मॉन्क ने फिर से चिल्लाकर कहा, पेरिस के अरबपति बर्नार्ड भी इस खुशी में शामिल होने के लिए आ गए हैं। आसपास के लोग फिर से चौंक गए थे। शादी में विदेशी हस्तियां भी आएंगी, लेकिन बर्नार्ड तो इसकी शुरुआत थी। मॉन्क की हर एक अनाउंसमेंट के साथ लोग और चौंकते जा रहे थे। मॉन्क ने एक के बाद अनाउंसमेंट करके कहा, अंडरवर्ल्ड की चैम्बरलेन कैथरीन आ गई है। टाइगर गोल्ड समुद्र अलायंस के हेड पोसाइडन आ गए हैं। यूएसए के नंबर 1 माइकल डिसांटा आ गए हैं। थाईलैंड के बॉक्सिंग किंग शिवेल गुआओ भी आ गए हैं। शैडो ग्रुप के नए शैडो किंग संदीप भी आ गए हैं। शैडो ग्रुप के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं। दुनिया के सभी फेमस हस्तियां समर की शादी में इकट्ठा हो गई थी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक मशहूर हस्ती को देखकर आसपास के सभी लोग पूरी तरह से अचंभित हो गए थे। अंत में लगभग सुन ही हो गए थे। समर के दोस्तों का ग्रुप बड़ा प्रभावशाली था। दुनिया भर से हर कोई उनकी शादी का जश्न मनाने आया था। यह शादी निश्चित रूप से अब तक की सबसे शानदार शादी थी। समर के ससुर शिवराज और सास अलिस्का दोनों ने जो कुछ देखा वो पूरी तरह से दंग रह गए थे। आखिरकार वे सब कुछ देखकर सुन हो गए थे। वो सिर्फ इंदौर के अमीर और सम्मानित थे। शहर के बाहर उनका कोई पहचान का नहीं था। लेकिन अब बात अलग थी। न सिर्फ इंदौर का हर पावरफुल व्यक्ति शादी में आया, बल्कि दुनिया का हर पावरफुल व्यक्ति भी समर को बधाई देने आया। समर के सास ससुर शिवराज और अलिस्का दोनों भी बधाई दे रहे थे, उनसे जान पहचान कर रहे थे। शिवराज ने शैडो ग्रुप के प्रेसिडेंट को पहले सिर्फ टेलीविजन पर देखा था, लेकिन अब वो आदमी खुश था और उसके सामने खड़ा था। उससे हाथ भी मिला रहा था। शिवराज जानता था कि उसे इन सभी पावरफुल लोगों से हाथ मिलाने का मौका अपनी क्षमता के कारण नहीं, बल्कि अपने दामाद के कारण मिला है। शिवराज ने अपने सभी पावरफुल लोगों को देखकर मन ही मन समर की तारीफ करके कहा, वाह, मेरा दामाद तो सचमुच बड़ा अच्छा है। उस पल शिवराज को एहसास हुआ कि समर को अपना दामाद बनाना शायद उसका अब तक का सबसे अच्छा फैसला था। उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। वहीं समर सभी वीआईपी को होटल में ले गया। कुछ रिपोर्टर्स को ही अंदर आने दिया। होटल की जगह कम थी और सभी लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे। जिन रिपोर्टरों को अंदर आने की अनुमति दी गई वो सभी खुश थे, क्योंकि उन्हें समर और कियारा की विश्वव्यापी शादी को कवर करने का मौका मिल रहा था। एक रिपोर्टर की सबसे बड़ी भूमिका खबर देना, यही उनका काम और यही उनकी तनख्वाह और सम्मान का स्रोत। समर ने पहला इंटरव्यू मीना को दिया और वो टेलीविजन स्टेशन की रिपोर्टर और चीफ कॉरेस्पोंडेंट बन गई थी। मीना समर के हाव भाव से आश्चर्यचकित भी थी। लेकिन इस शादी के पीछे कुछ और साजिशें भी चल रही थी। क्या थी आखिर वो साजिश? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।